हमारी हिंदी फिल्में जिस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है वो है म्यूजिक। किसी भी फॉरेन फिल्म में एक्टर पे सॉन्ग पिक्चराइज तभी होता है जब वो खुद उस गाने की प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, पर हमारी फिल्मों में पार्श्व गायकी का चलन फिल्मों की शुरुआती दिनों से ही थी। के.एल. सहगल साहब जब स्क्रीन पर गाते थे तो उनके साथ म्यूजिशियंस कदम मिलाते हुए चलते थे। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। एक एक्टर को स्क्रीन पे और रोमांटिक और चहीता और यादगार बनाता है उनसे जुड़े गाने, और जब वो हिट गाने हो तो क्रेडिट सिर्फ एक्टर को नहीं दे सकते। उस गाने में एक्सप्रेशंस, सुर, करिश्मेटिक आवाज से पिरोता है उसे एक सिंगर। आज मैं एक ऐसे ही वजनदार आवाज के मालिक जो केवल अपने गानों के लिए ही मशहूर है ऐसा नहीं है, उनके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स उन्हें हमेशा से ही सुर्खियों में शामिल करते हैं, जिन्हें सारे सिंगर्स प्यार से बदमाश भी कहते हैं। मेरे बहुत ही अजीज अभिजीत भट्टाचार्य। अरे वाह, ये मुझे आज मालूम पड़ा कि मेरा नाम बदमाश है। क्यों, आपको पता नहीं था? नहीं, मतलब मैं तो धूर्त हूँ चालाक, दुष्ट प्रवृत्ति का नटखट बालक हूँ। सिर्फ बदमाश कहने से कैसे हो गया? तो पर आप बचपन से ही क्या इतने बदमाश थे? मैं अभी भी बचपन में ही हूँ। जब से मैं कॉलेज गया हूँ, को एजुकेशन में पहली बार जब गया तब से थोड़ा खुराफाती हो गया था मैं। हर एक लड़का जेंडर में अगर वो सब नहीं हो तो फिर मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। सो मैं वही हूँ जो एक डॉक्टर अप्रूव करता कि हाँ आप परफेक्ट है। अभिजीत भट्टाचार्य जी के और बदमाश और मस्ती भरे पन्नों को पलटेंगे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ है अभिजीत भट्टाचार्य। कुछ पन्ने जिंदगी के। दादा, आप म्यूजिक के लिए जितने पैशनेट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है आपके व्यू पॉइंट्स। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो आप सोचते हैं या जो आप कहते हैं वही ठीक है? मैं ठीक और गलत को दिमाग में रख के कुछ नहीं सोचता हूँ। अक्सर ऐसा लगता है कि हम जिस सोसाइटी में हैं 80% लोग यहाँ पे हिपोक्रेट हैं। अगर किसी के सामने किसी की तारीफ करना अच्छी बात है तो किसी के लिए बुरी बात हो जाती है। यार ये उनकी तारीफ ज्यादा कर रहे थे आप, उससे ज्यादा प्यार है, उससे ज्यादा ये। लेकिन बुराई करना और किसी को चीट करना, किसी को हर्ट करना मेरे इसमें कभी नहीं है। मेरा व्यू पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप पेश करते हैं जो लोगों को शायद समझ में ना आए। दैट इज देयर प्रॉब्लम, समझ में नहीं आता है। और जैसे मुझे जीने का पूरा हक है, सो मैं उसी तरह से ही जी रहा हूँ और उस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ कि जहाँ पे मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आफ्टर ऑल इट्स माई वॉइस। लोग एक कान से सुनते हैं तो सीधा दिल पे लेते हैं, दूसरे कान से निकालते नहीं है। उस आवाज में, उस सिंगिंग में इतनी सच्चाई है। एक हिमालय से निकले हुए पानी की तरह शुद्ध है, वादियों में चलती हवाओं की तरह साफ सुथरा, भले उसमें महक ना हो लेकिन उसमें एक ताजगी है। तो मेरे जो व्यूज हैं वो इतने सच्चे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड मैंने क्या बोल दिया, लेकिन सच्चा है। बुरा हो सकता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच्चा है। आप जिस तरह से बाहर इतने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स रखते हैं, घर में भी क्या ऐसे ही आप रोक जमाते हैं सब पर? नहीं, घर पे जरूरत नहीं है। अगर घर वाले इन सब बातों से मना करते और सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं घर पे हिपोक्रेट हो जाता। अभिजीत दास से मेरी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी और आप सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। दादा, आप जब इंडस्ट्री में आए, कुमार शानू जी बहुत गाने गा रहे थे। आप दोनों की आवाज किशोर कुमार जी से बहुत मिलती थी। अपनी जगह बनाना कितना डिफिकल्ट था? जब किशोरदा थे तब मैंने उनके साथ डुएट गाना गाया था। किशोरदा ने देवानंद साहब के लिए गाया था और उनके बेटे सुनील आनंद के लिए मैंने गाया था। सो डिफरेंट तो था ही।
जहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे भी मुझे फेल किया गया। जैसे कल्याण जरन जी, उनके बहुत शोज होते थे। जब मैं उनके पास गया, किशोर दा के गाने उनको सुनाता था कि शोज में अगर मुझे आप किशोर कुमार के गाने के लिए रख लीजिए। भूपेंद्र जी का गाना गाता था, एक अकेला इस शहर में, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश जी के गाने गाता था, रफी साहब के गाने गाता था। ये मेरी सिंगिंग से बहुत इम्प्रेस होते थे, कभी भी मेरे किशोर कुमार के गाने से इम्प्रेस नहीं होते थे। हर जगह रिजेक्ट किया गया, यही कह के हमको किशोर कुमार की कॉपी चाहिए हमारे शोज में। सो यू आर ए गुड सिंगर बट यू आर नॉट ए कॉपी ऑफ किशोर कुमार। कुछ पन्ने जिंदगी के, खुशी होती थी और दुख भी होता। दुख इसलिए होता था कि 2 पैसे मिल जाते तो मैं चंद दिन और मेरे गुजर जाते, थोड़ा सा रहना खाना पीना। स्ट्रगल डेज था, एक भी शो मिलता है तो 15-20 दिन का खर्चा निकल आता। ये सोच के मैं करता था। उस हिसाब से तो आई वॉज टोटली फेल्ड एंड रिजेक्टेड। अगर कोई मुझे बोले कि किशोर कुमार के से आपकी मिलती है, तो जैसे गुरु होते ना, जब आप ग्वालियर घराने से सीखेंगे, पटियाला घराने से सीखेंगे, 100 साल बाद भी उस घराने के लिए जो लोग आते हैं, तो आपको सबकी गायकी में वो झलक नजर आएगी। तो वो घराना हो गया। ओपनली कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी घराने का हूँ तो वो है किशोर कुमार घराना। मुझे किसी उस्ताद जी से गाना सीखने से बेटर मुझे ऐसा लगा कि किशोर कुमार से मैं सीखूं, क्योंकि फाइनली मुझे वही डिलीवर करना है जो वो लोग गा रहे हैं। किशोर कुमार की वॉइस हमेशा एक बहुत मैच्योर्ड और भारी आवाज थी। मैंने उसमें बदलाव अपनी सिंगिंग में यही किया कि मैं भारी और मैच्योर्ड वॉइस को कॉपी नहीं करता था उनके। मैंने हमेशा उसको थोड़ा सा यूथ पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया, यंग वॉइस पे। किशोर कुमार के गाने गाता भी हूँ अगर स्टेज पे भी, तो मैं उसमें थोड़ा सा हल्कापन देख के गाता हूँ। सबकी जिंदगी में वो एक दौर आता है जब एक रुकावट आ जाती है, एक जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलनी शुरू होती है। चाहे दुनिया से कितना भी फाइट करे, उससे ज्यादा फाइट आप खुद से लड़ते हैं। इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल अनूठा हूँ। जब म्यूजिक का एक खराब दौर चल रहा है, बेसुरा दौर, इस तरह का काम अगर नहीं होगा तो कैसे लोग समझेंगे कि हमारे और उसमें फर्क क्या है। बेबुनियादी जो संगीत चल रहा है, खैर उसको संगीत बोलना छोड़ दीजिए। हमारा स्ट्रगल काम के साथ नहीं है कि हम फिल्मों में नहीं गा रहे। थैंक गॉड जो हम फिल्मों में नहीं गा रहे। सोचिए, मैं हूं ना या रोशनी से भरे भरे, चलते चलते या यस बॉस के गाने वाला वो सिंगर आज के इस दौर की सिंगिंग के साथ गाता होता तो मेरी इज्जत कम हो जाती, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन भगवान ना करे कि कभी मजबूरी में मैं ऐसा गाना गाऊं, वो जो लेजेंड जो मेरे नाम के आगे लग गया है वो फट से हट जाएगा। एक शख्स है जिन्होंने अभिजीत जी को शुरू से गवाया है और आज भी वो सोए हुए अभिजीत को दोबारा जगाना चाहते हैं। कौन है वो, जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। दादा, आपने काफी सालों से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कुछ कहे। हेलो। हाँ जी। अरे अमित दा, क्या हाल है? बढ़िया। क्या बात है, कानों में सुरीली आवाज पड़ गई। लोलेत। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने जो आप लोगों ने साथ में काम किया है उसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। कुछ पन्ने जिंदगी के। अभिजीत और जतिन ललित ऑलमोस्ट साथ में शुरू हुए हैं। यारा दिलदारा पहली पिक्चर थी हमारी और दूसरी पिक्चर थी खिलाड़ी। दोनों ही पिक्चरों में अभिजीत ने गाने गाए हैं। खिलाड़ी में पहला गाना गाया था वादा रहा सनम, वहीं से हमारी मुलाकात शुरू हुई और फिर एक मेमोरेबल जर्नी और एसोसिएशन शुरू हुई। शाहरुख खान, अजीज मिर्जा, जतिन ललित, जावेद अख्तर, अलका याग्निक और अभिजीत के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों की टांग खींचने में ये बहुत माहिर हैं। हंसते हंसते काम करना, वो एक बेसिक इनका नेचर है। और एक जो नेचर है वो ये है कि बहुत ही सिंसियर वर्कर हैं ये रिहर्सल करने के बाद खुद घर पे जाते हैं और गाने को खुद बहुत मांझते हैं। मतलब कंपोजर के दिमाग में क्या है, ये ट्यून क्या कह रही है। जितना कंपोजर घुसता है गाने में, अभिजीत भी उतना घुसते हैं। ऐसी बात है जिससे गाने में एक जान आ जाती है, एक सोल की इंड्यूसमेंट हो जाती है सिंगर के थ्रू। इसीलिए इनके गाने हमारे साथ इतने चले। मैं अब कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए जतिन ललित स्टूडियो में एक खौफ है, डरा हुआ रहता हूँ मैं। टू सेटिस्फाई जतिन ललित आप 100% भी दे दीजिए तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ 100% ही दे रहा है।
इससे तो हमको और चाहिए। आपको बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट देता हूँ। तौबा तुम्हारे ये इशारे, इनका ट्रैक बन चुका था। जूहू के म्यूजिक रूम में बैठे थे, सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला कि यार तुम लोग कॉर्ड, और मैं कुछ गुनगुना रहा था। बिगनिंग में कुछ भी बजा रहे थे, मैंने कहा, और मैं ये मैं ऐसे करके गा रहा था। मैं ऐसा भी नहीं गा रहा था, ये नहीं गा रहा था, ऐसे ही गुनगुना रहा था। तो दोनों भाई ने मुझे पकड़ा, ओए ये क्या कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे से कोई गाने के साथ कनेक्ट ही नहीं था वो मेरे लिए, लेकिन इन्होंने उसको ऐसे करके कनेक्ट किया कि उस चीज को उनके काम में आएगी जो मेरे काम में, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं तो ऐसे ही गला साफ कर रहा था। मेरे आज भी अगर कभी मैसेज आ जाता है कि ललित का गाना है, मुझे खुशी के साथ साथ टेंशन बहुत होता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि ये गाना आज रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई, बाद में होगा, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि बच्चा बच गया। वो सीन याद है कि जब गुलजार साहब बहुत खुश हो रहे थे, खूबसूरत का टाइटल गाना, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने बहुत गंदा गाया वो गाना, क्योंकि मेरा नाक बंद था। और मैंने जितने गाने इनके बैठे गले में गाए, सुपर हिट हुआ। तेरी आंखें झुकी झुकी फरेब का, वो मेरा पूरा गला बंद था, नाक बंद था। तब नाक से गाने का फैशन नहीं था। ललित जी आप सुन रहे हैं ना? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे याद भी आ रहा है सब। करेक्ट। तो वो मुकेश भट्ट बैठे हुए थे, और पता नहीं कैसे वो गाना ओके हो गया। दोस्ती यारी के साथ जतिन ललित के साथ काम करना स्टूडियो में जस्ट इम्पॉसिबल। आई एम सो नर्वस एंड आई एम सो टेंस। इसलिए मैं घर जाके इनका और किसी का नहीं करता हूँ। सब म्यूजिक डायरेक्टर का गाना मैं जनरली 99% सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का गाना मैंने सेट पे जाके रिहर्सल करके गाया। जतिन ललित अगर मेरे को बोलते भी है, ललित की तुम्हें आ जा सेट पे, मैंने कहा नहीं यार मैं आ रहा हूँ, तो मुझसे तो इनके सामने रिहर्सल नहीं होता है, रिहर्सल नहीं होता है। तो मैं तो पूरा लेके घर पे जाता हूँ, फिर बोलते ना रट्टा मार के कि कहाँ पे बिंदी लगेगी, कहाँ पे बड़ी आँखें, रट्टा मार के आता हूँ। फिर जब ये खुश हो जाता है, ललित का चेहरा देखने से मालूम पड़ जाता है। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अभिजीत दा जैसे जाने माने पहचाने सिंगर्स के होते हुए जब म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद गाते हैं, तो अभिजीत दा का क्या कहना है, जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। कुछ पन्ने जिंदगी के। दादा आप इतने कंट्रीज में शोज करते हैं, कोई ऐसा यादगार पल जब आप स्टेज पे गा रहे हो? लता जी के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज पे शो कर रहा हूँ। मेरी तब बागी और एक दो फिल्में आई थी, खिलाड़ी भी नहीं आई थी। मतलब एक चंचल शोक हसीना जो बागी का गाना था, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था कि वो गाना उतना हिट नहीं जितना चांदनी रात है तू मेरे साथ है हिट है, लेकिन मालूम पड़ा कि साउथ अफ्रीका में दैट सॉन्ग हैज बिकम एन एंथम। रेज था, 5 साल तक वो नंबर 1 पे वो गाना था। अच्छा। मैं लता जी के साथ गाता रहे मेरा दिल, कोरा कागज था मन मेरा, ये गाता था डुएट। लता जी ने आज कहा कि ये लंबी रेस का घोड़ा बहुत अच्छा गाता है। वहाँ पे पूरा बाहर क्राउड था, घेरे हुए था लता जी को मिलने और मुझसे मिलने, तो पूरी सिक्योरिटी लगी हुई थी। जैसे ही मैं नीचे उतरा, लता जी के बगल में खड़ा हुआ, इतना एम्बैरेसिंग था। सामने से 2 लड़कियां आई, एक मेरे कंधे में लटक गई और दूसरे ने मुझे मेरी गर्दन पकड़ के, मेरे बाल पकड़ के मुझे स्मूच किया। This was in Durban। मेरे मुंह पे, गाल पे लिपस्टिक और ये सब, और वो भी लता जी के सामने। आज तक वो सीन याद आता है सर, मेरे दिमाग डर के मारे मेरे पैर कांपने लगते हैं कि लता जी के सामने ऐसा हुआ। दैट वाज वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी गंदा। बहुत सारी फीमेल फॉलोइंग है मेरे ओनली फीमेल फॉलोइंग से। आई डोंट वांट मेन टू फॉलो मी। मेरी बीवी को भी कभी कभी टेंशन हो गया था बीच में, जब मेरे बहुत वो मुझसे बोलने लगी, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे इतने फीमेल फैन हो गए, और तुम जब भी देखो, कभी भी कहीं पे भी जाते हो, कुछ ना कुछ कहीं पे भी दिखते हो, तो हमेशा 1-2 फीमेल फैन या किसी के साथ बैठे मिलते हो। तो ऐसे मैंने कहा नहीं यार, समझा करो, ये वो हो गया। लेकिन ये सभी सिंगर्स के साथ होते हैं। मेरे से ज्यादा एक और सिंगर है, उनके ज्यादा, उनके सिर्फ फीमेल फैन है। मेरे साथ तो सिर्फ देखने के लिए, उनके तो कपड़े पड़े नोच लेते उस सिंगर के, सोनू मैं के। तो अभी बोलती हूँ, हाँ। मतलब लाइव बोलती हूँ ये बात कि मुझे ये पूछा भी जाता है, मैडम आपको कैसे लगता है? मैं कहा मुझे तो बड़ा मजा आता है। मेरी बीवी तुम्हारी तरह होती समझदार। क्या होता है कि एक बार ऐसा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं व्रत ले लेता हूँ। हाँ। मैं किसी फीमेल के साथ बात नहीं करूंगा, दिखूंगा नहीं। तो एक बार उसको किसी ने फोन किया कि यार मैंने अभिजीत को देखा, कहाँ?
पता नहीं कहाँ, मैं कलकत्ता में था या दिल्ली में था या मे बी अब्रॉड था। अभिजीत एक कहीं पे कॉफी पी रहा था। अच्छा, कौन थी उसके साथ? वो थी नहीं, कोई था। फिर थोड़ी एक दिन बाद फिर से किसी ने उसको फोन किया कि आज अभिजीत दिखा। कहाँ पे? वो कहीं पे शॉपिंग कर रहा था। कौन थी साथ में? नहीं, कोई था। जब मैं होटल रूम में पहुंचा तो मैसेज था कि माई वाइफ कॉल्ड, कॉल हर इमीडिएट। मैंने उसको फोन किया तो बोलती है तुम्हारी आजकल कौन सी नई फ्रेंड है? मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? मतलब शी रियली वांटेड कि मेरी कोई फ्रेंड हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो। तो मैंने कहा नहीं, कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तुम आज किसी के साथ कॉफी पी रहे थे? तो मैंने नाम लिया, मैं अब किसी के साथ पी रहा हूँगा। और उसके बाद शॉपिंग किसके साथ गए थे? मैंने कहा ये था जान, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हो गया, तुम अकेले हो, इतनी दूर हो, होटल में अकेले हो, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम किसी आदमी के साथ, तुम्हारा सब नॉर्मल तो है ना? मैन के साथ हूं तो मेरी बीवी को टेंशन हो जाता है, फीमेल के साथ हो तो होटल। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, करूँ तो क्या करूँ, रोऊं या हंसूं? ये गाना सुनाइए। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, तरत 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 तरत। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। दादा, फिल्मों में कई बार होता है कि एक ही गाने का एक हैप्पी वर्जन होता है और एक सैड वर्जन होता है, तो ऐसे कई मौके आए हैं जब आपने सैड वर्जन या हैप्पी वर्जन गाया है, तो आपको कभी कोई एक फीलिंग ऑफ कम्पेटिटिवनेस आया था आपके दिल में? तुमको मालूम है, सोनू और मैंने दोनों ने एक ही गाने का सैड वर्जन मैंने गाया है और टाइटल उसने गाया। हाँ, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन, जिसको कहते हैं कि हाँ डर रहता सामने, यार उसने गाया है और यार अब मुझे भी गाना है। हाँ दादा, एक सेकंड। दादा कैसे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊँ थोड़ा। अच्छा अच्छा। कुछ पन्ने जिंदगी के। सोनू जी, बहुत देर की तो आरजे बन गई सोनू जी। हाँ? ओफो, ये सोनू जी कौन है? इतनी इज्जत मत दो मेरी अर्धांगिनी। ना मैं अपने को योग्य समझता हूँ आपकी नजरों में, और ना ही मैं आदी हूँ आपकी तरफ से इतनी इज्जत का। अभिजीत फरमाइए। आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है। अभिजीत दा को मैं पहली बार जब मिला था तो मैं सुदीप स्टूडियो में था, एकदम स्ट्रगल की तरह नया आया था, और अभिजीत ये लाल शर्ट पहन के आया था। और सेकंड टाइम हमारी मुलाकात हुई थी मेरिडियन में, और तब आपने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। ये भी याद है कि दुबला पतला सिंगर अकेले 1.5 किलो चिकन खाया था इसने। आई नो, रिकॉर्डिंग थी और दादा वहाँ पे आए और एकदम मतलब एक लड़की ने ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, चोरी चोरी मेरा दिल ले लिया, दिन दिन तक ये गाना साथ में गाया था मैंने दादा के। ये कौन सा गाना है? फिल्म थी मुकाबला। मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अभिजीत को मिले तो आपको क्या अभिजीत बहुत खड़ूस, बदमाश और नटखट या एटीट्यूड वाले लगे आपको? नहीं, एटीट्यूड वाले नहीं लगे, लेकिन फ्रेंडली भी उतने नहीं थे जितना बाद में बने। हाँ, तो जब सामने अगर कोई बोले कि मैं सिंगर हूँ, मैं भी गा रहा हूँ, तो मैं क्यों फ्रेंडली रहूँ? तो मैं खुद नया 1 या 2 पिक्चर में गाया होगा। आपकी इसी ईमानदारी के हम कायल हैं और घायल हैं। इट इज सच एन ऑनर टू नो यू। आप इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व है आपका, एकदम ट्रांसपेरेंट। जो आप बाहर हैं वही अंदर है, साफ बात करते हो। आपकी इस बात की बहुत बहुत कदर करता हूँ। आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए या काम नहीं मांगा या ऐसी कोई बात नहीं की जिससे लगे कि अरे ये बेचारा अभिजीत भट्टाचार्य, इनको थोड़ा काम देना पड़ेगा यार। आपने हमेशा रौब से, डिग्निटी से जिंदगी जी है, और मुझे पता है कि आप जैसा इंसान सर झुका के हाथ फैला के जी भी नहीं सकता। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट। और इसी तरह जितना मुझे आप प्यार करते हैं और थोड़ा प्यार कर लेना, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा करता हूँ। फिर आपको ये तो पता ही है कि मेरा सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा है। तुम आई तो हवाओं में, ये आपने गाना इतना बढ़िया गाया है, इतना बढ़िया गाया है। लोग अगर जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि इस आदमी ने कितना ठहराव से, हवाओं में एक नशा है,
इस जगह पे इतना ठहराव, करेक्ट वजन, करेक्ट और सुंदरता आवाज की। आपकी आवाज भी ऐसी है कि मतलब दिन ब दिन और भी यंग होती जा रही है। आप एंजॉय कीजिए, हैव अ नाइस इंटरव्यू सर, और फिर आपको जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे। अच्छा मधुरिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिसको मैं घर पे सुन रहा हूँ इतने टाइम से, अब वो रेडियो पे सुनना पड़ेगा। कमाल है यार, ये क्या लाइफ कर दी भगवान ने मेरी। चलिए मुबारक हो, बोलती रहिए, बुलवाती रहिए। ओके दादा, एंजॉय। ओके बाय बाय, सी यू। इतने दबंग और ऑनेस्ट इंसान को जिंदगी में अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती है, पर एक रिलेशनशिप जो अभिजीत दा ने बहुत बखूबी निभाया है उसके बारे में जानेंगे बहुत जल्द और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। आपकी वाइफ सुमति जी, जिनसे आपका बहुत एक अच्छा सा प्यारा सा रोमांस रहा है, तो आपने उनको प्रपोज कैसे किया था? एक्चुअली मैं फंस गया था। मेरा प्यार उसके लिए इतना प्यार था, लेकिन लाचार था कि मैं शादी कैसे करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ पन्ने जिंदगी के, और उसने कभी मजबूरी देखी नहीं लाइफ में। शी इज़ अ डॉटर ऑफ नेवी कॉमोडोर, जिन्होंने सिर्फ घर के नीचे गाड़ी देखी है, शोफर देखा है, जो डिफेंस के सारे फैसिलिटीज देखे हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान। उसका फायदा मैंने भी उठाया। जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो वहां से मैं भी ले लेता था। उसके साथ उतना प्यार, उसके बिना रह नहीं सकता था। लेकिन शादी करना मेरे लिए एक नाइटमेयर था। उसने मेरे साथ इसलिए शादी नहीं की कि उसको लगा कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, तो वो उतने से ही खुश थी जितना मेरे पास था। जब मैं उसकी लाइफ में आया तो उसका सब ट्रैक खत्म हो गया। ना तो वो कॉलेज जाती थी, उसने लास्ट एग्जाम नहीं दिया, लास्ट पेपर ग्रेजुएशन का, उसी दिन हमारी शादी थी। अच्छा। सुबह सुबह पेपर था, 7 साढ़े 7 बजे पेपर दे के 9 बजे फ्री हो जाती, और शादी थी रात को। वो भी नहीं दिया कि कहीं मैं ट्रैफिक में फंस गई या कहीं पे कुछ हो गया तो मंडप तक नहीं पहुंचूंगी। मतलब इतना ऑब्सेशन। लेकिन क्यों आज तक समझ में नहीं आता। मैं दुबला पतला स्ट्रगलर, मेरे पास शायद गिन गिन के 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते थे, खुद का कुछ नहीं, किराए पे आज इधर तो कल उधर, और जेब में पैसे शो ऑफ उसको दिखाने के लिए थोड़े बहुत रख लेता था, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं माँ के पास था यहाँ पे। फिर ऐसा लगता था कि यार ये भी आ गई तो मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा। लेकिन जैसा होता है कि जैसे जैसे वो मेरी लाइफ में उसने पैर रखा, सब कुछ अपने आप होने लगा, सिर्फ प्लेबैक सिंगर बनने तक। तो मुझे ऐसा लगा जैसे योग में लिखा था, जिस दिन तू शादी करेगा उसके बाद ही तेरे को फिल्मों में चांस मिलेगा। ये अब समझ में आ रहा है। थोड़े शोज ज़्यादा हो गए, और मेरा खुद का वो एक गवर्नमेंट कोटा का घर जो बिल्कुल सस्ते में मिलता है, वो मुझे मिल गया। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुला। आनंद मिलिंद मेरे भगवान की तरह आए मेरी ज़िंदगी में। फिर उन्होंने मुझे बागी में गवाया, बागी एकदम से पॉपुलर हो गया। सो मुझे ऐसा लगा कि काम अपना करते रहो, अच्छा काम करोगे, लोगों के लिए करोगे, पहले माताजी की पूजा करो, टाइम मिले तो मंदिर चले जाना, पिताजी का ध्यान रखो, भाइयों का ध्यान रखो, टाइम मिले तो गणेश जी के पास चले जाना, ठीक है। और गणेश जी को, भगवान को भी यही मांगता था कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर सकूं। भगवान से भी यही मांगता था, तो मुझे ये दो जैसे मैं उनका कर सकूं, दो इतना मुझे, चलो दो। सो मैं पूरा फंस गया था चारों तरफ से। मैं तो बिल्कुल भागने के चक्कर में था कि मैं भाग जाऊंगा, ये शादी करूंगा, मैं क्या करूंगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था शादी करने के बाद लाइफ बन जाएगी। कुछ बातों से अभिजीत दा कुछ सालों से नाराज है। इस नाराजगी की वजह को जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। दादा, आपने इतने स्ट्रगल और इतनी मेहनत से, वो भी सच्चाई से, आपने बहुत कुछ पाया है, तो कभी आपको कुछ खोने का डर रहा है? कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरा जब जिंदगी में मैंने 1 साल जोड़ के घड़ी खरीदी थी, HMT की घड़ी थी, स्क्वायर घड़ी थी, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बॉम्बे में, तो 1 साल सैलरी से कुछ ये बचा बुचू के मैंने 327 रुपए की घड़ी खरीदी थी। सेंटा क्रूज में
स्टेशन के सामने ही वेस्ट में छोटी घड़ी की दुकान थी। वो घड़ी रोज मैं देखता था, मतलब एक दिन ही घड़ी खरीदूंगा। वो घड़ी खरीदने के शायद 20 दिन बाद जब मैं बस से उतरा, आर.डी. बर्मन के ने मुझे बुलाया था कि गाना सुनने के लिए। बस से उतरा कि मैं शायद लेट हो गया, घड़ी में टाइम देखा तो वो घड़ी हाथ से गायब थी। तो मुझे कोई शौक नहीं लगा, मैं हंस रहा था। आज तक समझ में नहीं आया कि मैं क्यों हंसा। ऐसा लगा कि क्या यार, एक घड़ी खरीदी थी, 1 महीना मेहनत किया, कभी 4 रोटी की जगह 3.5 रोटी खा ली वो घड़ी की सोच के। वो घड़ी कोई ले गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जैसे ऊपर गया तो मुझे जिंदगी में वो चीज मिल गई जिसका मैं बचपन से जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा था। आर.डी. बर्मन ने मेरा गाना सुन लिया। मैंने जिंदगी में कभी कुछ झटका लगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर खोई हुई चीज से आप कुछ पाएंगे। जाते जाते दादा, कोई ऐसी बात जो आप सुमति भाभी से कहना चाहेंगे, जो आपके दिल में कहीं छुपी हुई है और आप कह नहीं पाए हैं? एक तो मैं उससे बहुत डरता हूँ, उसकी आंसुओं से बहुत डरता हूँ मैं। उसका जो एक्चुअली वो थोड़ी मोटी छोटी है, हट्टी कट्टी खाते पीते घर की है। जब जो उसका ऐसे ही गोल चेहरा है, हाँ। जब फूलता तो बहुत ज्यादा फूल जाता है तो उससे मैं बहुत डरता हूँ। उसको कुछ भी चीज अगर चुभ जाती है ना तो मुझे उस दिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। घर से बाहर निकलता भी हूँ तो फिर लौट आता हूँ कि जब तक उसको मना न लूँ तब तक मैं काम नहीं कर सकता, काम में मन नहीं लगता। थैंक यू सो मच दादा, आज मुझे बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। पर जाते जाते आपको एक गाना तो जरूर गाना पड़ेगा। मैं आज अपना फेवरेट नहीं कहूँगा, सोनू का फेवरेट गाना, मेरा गाना सुनाता हूँ। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे हैं बस तुम्हारे, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या। अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी रात 9 बजे, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग FM।